सभी साथियों का आज लंबे समय के अंतराल के बाद नमस्कार, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट जो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें पूछे जाने वाले साइकोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके 20 अंक के होंगे। मतलब 10 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। ठीक है, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद। तो शुरू करें आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन को अपने को पहचानना है। ऑप्शन ए है, नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है किंतु हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। देखो, नवजात शिशु जो होता है वो 18 से 20 घंटे तक सोता है, ठीक है, किंतु हर 2 घंटे में जागकर अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको घुमाता है। मतलब जो अपन कहते हैं ना, नींद लेने के बाद अपन पेशियों को ऐसे घुमाता है, आलस सुस्ती उड़ाता है ना, वैसे सुस्ती को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है, और फिर से वापस सो जाता है। तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, नवजात शिशु की स्वाद ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। नवजात जो शिशु होता है उसकी जो स्वाद ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों में से जो स्वाद ज्ञानेंद्रियां हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होती है। ऑप्शन सी है, नवजात शिशु की मांसपेशियां सर्वाधिक विकसित होती है। नहीं, ये गलत है। नवजात शिशु की मांसपेशियां विकसित नहीं होती, क्योंकि यदि मांसपेशियां विकसित होगी तो वो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी का जो बच्चा होता है उसकी तरह जल्दी उठ खड़ा हो जाएगा, लेकिन मानव का बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है। मतलब उसकी मांसपेशियां हैं वो अधिक विकसित नहीं होती है। तो ये ऑप्शन है वो असत्य है। ऑप्शन डी है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। बिल्कुल सही बात है। जो नवजात शिशु होता है उसकी त्वचा के नीचे एक गुलाबी रंग का वसामय ऊतक होता है। कौन सा? वसामय या एडिपोज ऊतक होता है गुलाबी रंग का, जिसके कारण जो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वो कुछ दिनों तक हल्का गुलाबी हमें दिखाई देता है और फिर जो त्वचा है वो स्थायी वर्ण प्राप्त कर लेती है या स्थायी रंग है वो प्राप्त कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, नवजात शिशु की मांसपेशियां सर्वाधिक विकसित होती है। ये जो कथन है वो असत्य है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित अपने को कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन सही है उसकी पहचान करनी है। देखो, विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे विकास को कई भागों में बांटते हैं। संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है, ठीक है, शारीरिक विकास है, पेशीय विकास है। तो इनमें से अपने को संवेगात्मक विकास के बारे में देखना है, और वो भी केवल किशोर अवस्था, है ना। किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस प्रकार का होता है उसके संबंध में कथन दिए गए हैं, तो सही कथन देखना है। ऑप्शन ए है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था वैसे ही आपको पता है, स्टैनली हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था इसको कहा था, ठीक है। तो ये तीव्र विकास की अवस्था होती है, मतलब इसमें जो विकास की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। शेष अवस्था की तुलना में किशोर अवस्था में भी विकास की जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और परिवर्तन ज़्यादा होता है ना, परिवर्तन है वो ज़्यादा होता है। अगला है, विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। विपरीत लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है किशोर अवस्था के अंदर। ऑप्शन सी है, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बालक जैसे ही किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो वो दूसरों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखता है या कितनी उसमें दया है, कितना क्रोध है, फिर ये जो चीज़ें होती है वो स्थायी रूप प्राप्त कर लेती है और जीवन भर वो उसी अनुपात में उसमें रहती है मौजूद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के चरणों का सही क्रम है। देखो, अभिप्रेरणात्मक चक्र है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय। चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 चरण होते हैं, ठीक है, और अचक्रीय जो अभिप्रेरणात्मक चक्र है उसमें आपके 4 हो सकते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र के चरण दे रखे हैं, उनका सही क्रम अपने को देखना है। ऑप्शन ए है आवश्यकता, चालक, लक्ष्य। ऑप्शन बी चालक, आवश्यकता, लक्ष्य।
ऑप्शन सी लक्ष्य, चालक, आवश्यकता, ऑप्शन डी चालक, आवश्यकता, लक्ष्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। जैसे एक उदाहरण से इसको अपन समझे तो जैसे मान लिया कि अपने को भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन क्या हो गया, आवश्यकता पहले चरण में, फिर उसके कारण उत्पन्न होती है भूख, भोजन के कारण क्या उत्पन्न होगी, भूख उत्पन्न होगी, तो भूख क्या हो गया, ड्राइव हो गया, चालक हो गया, क्या हो गया, चालक हो गया। और फिर है अपना लक्ष्य, है ना, भोजन को अपन प्राप्त कर लेंगे मतलब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तो अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है, चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्र, उसके 3 चरण है, पहला आवश्यकता, दूसरा चालक और तीसरा लक्ष्य। चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है, व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिले, उस विशिष्ट आदत या प्रवृत्ति को कहा गया है। मतलब है कोई भी व्यक्ति है, उसकी एक ऐसी स्थायी आदत या एक ऐसी प्रवृत्ति जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक पहलू पर देखने को मिले। समझ गए, मतलब हर बात में, हर व्यवहार में वो आदत व्यक्ति की अपने को दिखाई देगी, है ना। जैसे मान लिया कि मैं एक नॉर्मल उदाहरण लूँ, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति हंसता है तो वो हर बात पर हंसेगा, है ना, क्योंकि वो उसकी एक स्थायी आदत बन गई है। ठीक है, तो ऐसी जो आदत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कार्डियल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है गौण प्रवृत्ति और ऑप्शन डी में है व्यक्तिगतशील गुण। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, कार्डियल प्रवृत्ति। इसको क्या बोलता है, कार्डियल प्रवृत्ति, है ना, ऐसी स्थायी आदत या प्रवृत्ति जिसका व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में या हर पहलू में उसका प्रभाव दिखाई देता है, तो उसको अपन कार्डियल प्रवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, नए उद्देश्यों को तय करने, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने और विद्यार्थी की संप्रति की जांच करने में कौन सा अधिगम काफी योगदान देता है। ऑप्शन ए है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी है निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी है मूल्यांकन अधिगम और ऑप्शन डी में है आकलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने मूल्यांकन अधिगम। मतलब नए उद्देश्यों को तय करना, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने और विद्यार्थी की संप्राप्ति की जांच, मतलब विद्यार्थी ने कितना सीखा है उसकी जांच करने के बाद ही तो अपन तय करेंगे, नए उद्देश्यों को तय करेंगे कि भाई यदि मान लिया कि उसने जो पढ़ाया है और वो नहीं सीख पाया है तो अपन उद्देश्यों को वापस रीसेट करेंगे, वापस उसको सिखाने के लिए हम तत्पर करेंगे या हम अपना प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन प्रक्रियाओं में है वो मूल्यांकन अधिगम का योगदान है वो सबसे ज्यादा रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न को देखने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दे सभी को, और वो सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको एक टाइम टेबल के तहत एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के तहत हर सब्जेक्ट के क्विज मिलते हैं और क्विज में भी आपको शानदार से शानदार क्वेश्चन मिलते हैं। तो उन क्वेश्चनों को ज्वाइन करके आप और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी छोटी सी सूचना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वक्तव्य उचित नहीं है। मतलब मूल्यांकन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन की विचारधारा बीएस ब्लूम ने दी थी। बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन की विचारधारा देने वाले कौन थे, बीएस ब्लूम थे। ऑप्शन बी है मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में हर्बर्ट स्पेंसर ने जोड़ा। बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है। जो हर्बर्ट स्पेंसर है वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में शामिल किया था। किसमें, पाठ योजना की बात कर रहे हैं हम, है ना। पाठ योजना में मूल्यांकन शब्द को ऐड करने वाले कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे। अगला ऑप्शन सी है बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया। बिल्कुल सही बात है, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी बताया था, जबकि जॉन डीवी ने मूल्यांकन को द्विमुखी बताया था। आगे बात समझ में, शिक्षक को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया था, है ना। और बीएस ब्लूम ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य सामग्री कह सकते हैं अपन, तो उस पर आधारित बताया था। तो कहने का मतलब कोई भी कथन है वो उचित नहीं है, सारे के सारे जो कथन है वो उचित ही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 3H मतलब हेड, हर्ट और हैंड का संप्रदाय किसने चलाया था। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी
पेस्टोलॉजी ने 3H का संप्रदाय वो चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए हॉल, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी गेने। तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? वो किया था हल ने। किसने किया था? हल ने। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? मतलब थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे और संबंधवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। तो उस सिद्धांत का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा नहीं है वो अपने को बताना है। मतलब कौन सा एक शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा एक इस सिद्धांत का लाभ नहीं है, तो वो अपने को देखना है। ऑप्शन ए है, छोटे तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है, छोटे और मंदबुद्धि बालक जो होता है उनके लिए ये सिद्धांत उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार अभ्यास से सीखते हैं। भूखी बिल्ली ने क्या किया था? बार बार अभ्यास किया था, जिसके कारण वो दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकलकर मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती। तो बार बार अभ्यास पर ये बल देता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, बालकों में परिश्रम के प्रति, यहाँ पे क्या है ना, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब बालक परिश्रम के प्रति आशावान होते हैं। जैसे उसमें भूखी बिल्ली बार बार पंजे से उस लीवर को दबाकर गेट को खोलने का प्रयास करती है, लेकिन अंत में वो सक्सेस हो जाती। तो बार बार परिश्रम करने से ही तो उसको सफलता मिली थी। तो यही बात बच्चों के लिए लागू होती है कि बालक इससे क्या है कि बार बार परिश्रम करेंगे और परिश्रम करेंगे तो अंततः उसको सफलता मिलेगी। अगला ऑप्शन है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग को बल देता है। नहीं, थार्नडाइक का जो प्रयोग है भूखी बिल्ली और भोजन का, तो उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग को कहीं पर भी बल नहीं मिलता है। वो परिश्रम पर बल देता है, बार बार अभ्यास पर बल देता है, गलती से सीखने पर बल देता है ना। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग को ये बल नहीं देता है। तो ये जो शैक्षिक निहितार्थ है वो इसका नहीं है। अगला ऑप्शन डी है, यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों को अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। तो ये भी कथन है वो सत्य है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग को बल देता है। ये इसका शैक्षिक निहितार्थ नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन सी क्लार्क एल हल, ऑप्शन डी थार्नडाइक। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो। देखो स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत कौन सा है? वही है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत, है ना। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत या अपन जिसको बोलते हैं आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, तो इसी को बोलते हैं स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। इसके ये नाम है अलग अलग, है ना। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत बोल दो, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत बोल दो, या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत बोल दो। ये एक ही सिद्धांत के नाम है और ये सिद्धांत देने वाले थे अब्राहम मैस्लो। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।